वेलकम टू लाइफ टर्म कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अपना पढ़ने वाले हैं C++ के लेक्चर 2 को, जिसका नाम आपका होने वाला है ऑपरेटर्स। इसमें हम पढ़ रहे होंगे, मेन जो फोकस होगा वो हमारा ऑपरेटर्स पे ही होगा। बट जो छोटी छोटी चीजें, इसकी कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में मैक्रो के बारे में बताया था, तो मैक्रो के बारे में इसमें भी थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे। और भी चीजें हैं जो हम इस लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। जिसको डिफिकल्टी आ रही थी C++ में, उनके काफी सारे मैसेज आए और मैंने उनको सब चीजें बताई हैं। अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। अब चलते हैं स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सीरीज अच्छे से चल रही है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है, और आप भी बस अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप डीएसए को भी अच्छे से कर पाओ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है कि हमने ये चीजें कवर कर ली थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में सिर्फ ऑपरेटर्स ही नहीं होंगे, इसमें और भी चीजें होंगी, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड और भी सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या क्या पढ़ा रही हूँ। और जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, उनके अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार पूरी C++ हो जाए, उसके बाद सारे जितने भी लेक्चर्स के असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, एक ही वीडियो में उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं, उनकी वीडियो बना के आपको दे दूं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका ऑपरेटर्स। ये चैप्टर आपका सेकंड है। फर्स्ट आपका कौन सा चैप्टर था जो हमने पिछले में पढ़ा था? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। उससे पहले हमने सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट पढ़ा था। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स को। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब कांस्टेंट को हम बोलते हैं हिंदी में नियतांक। मतलब कांस्टेंट ऐसी चीज होती है जो चेंज नहीं हो सकती। किसी में हमने दे दिया कांस्टेंट, जैसे कि वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता अगर आपने उसको कांस्ट कर दिया हो। जैसे हम एक बार ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड को ही, मतलब ये तो मेरे नोट्स ओपन है, यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम कल वर्क कर रहे थे, ठीक है। या फिर न्यू फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको जूम एंड अपना जाके न्यू एंड ओपन फोल्डर कर देते हैं। यहाँ पे जाके मुझे अपने D के अंदर बना लेना है एक फोल्डर। तो यहाँ पे जाके न्यू पर चले जाते हैं और इसका नाम मैं रखने वाली हूँ ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने इसका नेम यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर के बाद इस ऑपरेटर को हम कर लेंगे यहाँ से ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद एक C++ की फाइल बनाएंगे जिसका नेम होने वाला है मेरा मेन डॉट, और यहाँ पे मेरा होने वाला है CPP, ठीक है। तो ये हमारी फाइल बन गई CPP वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड, इन सब का मतलब आपको पिछली वीडियो में पता ही चल गया होगा। एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ IO स्ट्रीम, ठीक है। ये हमारा क्लोज हो गया। तो यहाँ से हमारा ये वाली फर्स्ट लाइन होगी। फिर उसके बाद था यूजिंग नेम स्पेस एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा STD, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस STD आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लगा लेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 0। बस इतना काम तो मेन है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला काम करने के बाद अब हम यहाँ पर सी आउट वगैरह करवा देते थे, बट मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। मान लो मैंने वेरिएबल बनाया int a = 10। अब int की वैल्यू क्या है? 10 है, मतलब a की वैल्यू क्या है? 10 है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवा रही हूँ और a की वैल्यू को प्रिंट करवा के मैं दिखाना चाहती हूँ आउटपुट पे, इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर जाकर इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए यहाँ से रन हो जाएगा। रन किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, थोड़ा देख लेते हैं। रनिंग हो रही है। हमने यहाँ पर अपनी a की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखो रन करते ही main.exe फाइल तो हमारी बनी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं G++ और अपनी फाइल का नाम main.cpp, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो जाएगा तो हमारे पास main.exe फाइल आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रन करेंगे ./main.exe, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ गया। अब मैं चाहती हूँ इस वैल्यू को चेंज करना। मैं चाहती हूँ बाद में जाके a की वैल्यू मेरी 15 हो जाए, ठीक है। a की वैल्यू मेरी 15 हो जाए।
और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ दोबारा से अपने ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे एंड लाइन देके एंड इसको मैं कर देती हूँ सेव। अब क्या होगा, यहाँ पे जी प्लस प्लस कंपाइल करते हैं इसको, जी प्लस प्लस, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा फाइल का नाम मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, मेन डॉट सीपीपी आ गया। फिर क्या लिखा हुआ आया, जी प्लस प्लस। ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, ये वाला स्लैश नहीं लगेगा, कॉपी एंड पेस्ट एंटर। ठीक है, यहाँ पे कंपाइल कर दिया। अब लिखेंगे डॉट स्लैश डॉट मेन डॉट तो आएगा नहीं, मेन डॉट ई आएगा, मेन डॉट ई। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होके आया, 15 प्रिंट होके नहीं आया, क्योंकि बाद में जब हमने दोबारा रन किया था तो ए वाली फाइल बन के आई थी। तो सीधा यहाँ से रन कर दो। ठीक है, जैसे ही रन करोगे आपके पास दो वैल्यूज प्रिंट होके आई, 10 और 15। तो मतलब कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं। पहले तो ए की वैल्यू हमारी 10 है, हम चेंज करके उसे 15 कर रहे हैं। तो हमारे पास, अगर मैं सी आउट प्रिंट ना करवाऊं और उसके बाद यहाँ पे इसको रन करूं, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रन किया यहाँ पर हमारा सिर्फ 15 प्रिंट होके आया, क्योंकि हमारी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। बट जैसे ही मैं इसको कॉन्स्टेंट कर दूंगी, कॉन्स्ट लिख दूंगी इसके आगे, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसके आगे कॉन्स्ट लिख दिया और अब यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे एरर आई, एक्सप्रेशंस मस्ट बी अ मॉडिफाइडेबल वैल्यू। ठीक है, मॉडिफाइडेबल वैल्यू, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती अगर हमने इसको कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू 10 है तो 10 ही रहेगी, आप हटा के कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही फ्लोटिंग का होता है, आप किसी को भी चेंज करना चाहते हो वो चेंज नहीं हो सकता। अब इस तरीके से अगर आप करोगे तो वो नॉट अलाउड होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे वेरिएबल को कर रहे हो इनिशियलाइज, और यहाँ पे मतलब इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हो, उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, और फिर नीचे जाके वैल्यू दे रहे हो, तो ये कह रहा है आपने यहीं पे तो उसको कांस्टेंट बना दिया, तो आगे जाके उसकी वैल्यू नल ही रहेगी, आगे जाके आप कुछ नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये मतलब है ये सी प्लस 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 में अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैक्रोज आपने पढ़े थे, मैक्रोज सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि देखो आपने सीखा था कि मैक्रोज होते हैं हैशटैग डिफाइन, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने दे दी 3.14। तो ये तो हो गया मैक्रो। अब आप इस चीज को ऐसे भी दे सकते हो, कॉन्स्ट फ्लोट, ये भी वही है कांस्टेंट और वो भी कांस्टेंट ही है। फ्लोट इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू तो लिख लो, पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो जो ये वाला पाई है और जो ये वाला पाई है, ठीक है, इस वाले पाई में और इस वाले फाइल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि मैक्रोज वेरिएबल के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। मतलब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते का मतलब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं अपना पेन को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेमोरी ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि यहाँ पे मान लो ये एक मेमोरी है, ठीक है, अब ये तो होगी हमारी मेमोरी, इसके अंदर जो हमारे मैक्रोज होते हैं वो जगह नहीं लेंगे, वो तो अपनी धुन में मगन है, वो नहीं कोई भी जगह लेंगे। पर जो कॉन्स्ट वेरिएबल्स होते हैं वो जगह लेते हैं, वो एक जगह ले लेते हैं अपनी और यहाँ आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब जगह तो ऑक्यूपाई होनी चाहिए, जब कोई चीज है उसकी जगह तो होनी चाहिए ना। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, अगर आप कुछ भी डिफाइन कर रहे हो, कुछ भी मतलब कोई भी वेरिएबल बनाने हो जो आपको कहीं पे भी यूज करना है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते तो आप कॉन्स्ट बना सकते हो। अब फिर इसका क्या मतलब है, मतलब हैशटैग डिफाइन, फिर हम मैक्रोस का कहाँ पे यूज करेंगे, मैक्रोस का यूज आप कर सकते हो सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो हैशटैग, आप यहाँ पे लिखना चाहते हो कॉन्स्ट लॉन्ग लॉन्ग, एक लॉन्ग होता है आपका डेटा टाइप, तो लॉन्ग लॉन्ग लिखना चाहते हो, तो उसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और बार बार उसकी कहीं पे जरूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हम लॉन्ग लॉन्ग को दे रहे हैं एल एल। अब आप इस लॉन्ग लॉन्ग को कहीं पे भी एल एल के नेम से यूज कर सकते हो, ऐसे एल एल एक्स, एल एल वाई की वैल्यू ये हो गई, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका था कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, मैक्रोज के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप कास्टिंग के बारे में, कन्वर्जन ऑफ द फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। एक इम्प्लिसिट होता है हमारा कन्वर्जन और एक एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट होता है जो खुद डिफॉल्ट होता है, और एक्सप्लिसिट होता है जो प्रोग्रामर करता है। मतलब क्या है इसका, देखो इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होती है इसमें, डन बाय कंपाइलर टू अवॉइड डाटा लॉस। देखो मैं आपको बताती हूँ,
अब इम्प्लिसिट क्या होता है, देखो अगर मैंने यहाँ पे किया 10 डिवाइड 3, तो जब हम इसको करेंगे 3 से 10 को डिवाइड, तो 3 3 9, ठीक है 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाई 0 3 9, तो ऐसे ही बढ़ता बढ़ता ये आगे चला जाएगा, ठीक है ऐसे ही बढ़ता बढ़ता ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.33। बट ये क्या है, ये हमारा 10 भी इंटीजर है क्योंकि ये भी पॉइंट में नहीं है और ये भी इंटीजर है, तो ये जो राउंड फिगर इसको कर देगा ये भी इंटीजर में, इसका आंसर 3 दे देगा आपको, ठीक है। यहीं पर अगर आपका ये है क्वेश्चन कि 1 10 और 3.0 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे पॉइंट में ही आपका आंसर आएगा, आपका आंसर यही वाला आएगा क्योंकि आपने 10 को डिवाइड किया है 3.0 से, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, एक भी चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इसको करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आ जाते हैं अपना, ये हटा लेती हूँ मैं, लॉन्ग लॉन्ग का कोई यूज नहीं है, एंड यहाँ पे जाके मैं कर देती हूँ अपना सी आउट, ठीक है सी आउट, सीधा पे यहीं पर एक्सप्रेशंस को करेंगे सी आउट, रिटर्न 0 तो लिख दो नीचे, ठीक है। एंड सी आउट में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना, मुझे 10 डिवाइडेड बाय 3 करना है, ठीक है 10 डिवाइडेड बाय 3 करना है, सेव किया, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको मैंने किया रन, तो मेरे पास आंसर आएगा 3, ठीक है। यहीं पर अगर मैं कर देती हूँ उसको 3.0, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, माना तो ये 3 जाएगा, हमारी लैंग्वेज में तो ये 3 माना जाएगा, बट यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके इसको अब करूँ तो अब हमारा जो आंसर होगा वो पॉइंट में आ रहा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू और वो हमारी इंटीजर वैल्यू थी। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये इस तरीके से चलता है कुछ, अगर इंट और फ्लोट है, पहले इंट है फिर फ्लोट है, तो वैल्यू आपकी फ्लोट में आएगी, अगर इंट और इंट है तो वैल्यू आपकी इंट में आएगी, अगर कैर और इंट है तो आपकी वैल्यू इंट में आएगी, अगर बूलियन और कैर है तो आपकी वैल्यू कैर में आएगी, अगर वैल्यू इंट और फ्लोट है तो आपकी वैल्यू फ्लोट में आएगी, फ्लोट और डबल है तो आपकी वैल्यू डबल में आएगी। ये वाली लाइन ये बताती है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैर है और यहाँ पे 1 है, तो ये इंट में देगा आपको आंसर, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये क्या है हमारा, ये कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, अब इसके कुछ साइन होते हैं, ए जो कैरेक्टर है उसका कुछ नंबर होता है 65 होता है, ठीक है, उसमें हम 1 प्लस करेंगे, ठीक है, तो वो इंटीजर में ही बन जाएगा। जैसे कि इसको हम यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पर मेरे पास 66 प्रिंट होके आया। 66 क्या है, ये हमारी जो ए की वैल्यू होती है ना कैरेक्टर की, वो 65 होती है, और जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगी। मान लो यहाँ पे मैं इंटीजर के बाद, यहाँ पे इंटीजर की जगह मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अपना पॉइंट वाला फ्लोट, तो कैर और फ्लोट तो बड़ा कौन सा है, फ्लोट है, तो आंसर किस में आना चाहिए, फ्लोट में आना चाहिए, बट इसकी जो वैल्यू है ये वही देगा, फ्लोट में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसमें पॉइंट में कुछ आ ही नहीं रहा है तो ये तो अपना वही आंसर देगा ना जो इसको सही लगेगा। तो ऐसे ये हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। एक्सप्लिसिट होता है फोर्स्ड बाय प्रोग्रामर, जैसे कि आपको यहाँ पे, ये तो चलो ठीक है खुद से हो रही थी चीजें, अब हम यहाँ पे सी आउट करते हैं, मुझे क्या करना है, जो मेरा ये ए है मुझे इसको इंटीजर में लिखना है, तो इसको मैं लिखूंगी पहले तो ए, ठीक है, ए कैसे लिखा जाएगा हमारा, इस तरीके से ए लिखा जाएगा, देन यहाँ पे एंड लाइन भी लगा देते हैं, सिंपल। जब हमने ये लगाया एंड इसको सेव किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप ही बताओ, सिंपल ए ही आना चाहिए, तो ए आ गया। अब मैं चाहती हूँ इस ए को मैं करना चाहती हूँ अपने इंटीजर में, तो इसको चेंज कर दो, इसका टाइप कन्वर्जन चेंज कर दो, इसको कर दो इंट, और यहाँ पे जाके अब इसको देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 65। ऐसे ही जो स्मॉल ए है उसका होता है हमारे पास 97, तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे तो अब 97 मिलेगा, और अगर आप इसको इसमें नहीं करते तो आपको नहीं मिलता। तो ऐसे आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो एक्सप्लिसिट। मान लो आपको ये वाली वैल्यू फ्लोट में करनी है, मतलब ये है, पूरा हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये तो ए वगैरह हो गए, इसके अंदर एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट दे रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ कि 10 डिवाइड 3, अगर मैं सिंपल ऐसे कर रही हूँ 10 डिवाइड 3, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आ रहा होगा 3, बट मैं तो चाहती हूँ ये मेरा फ्लोट में हो जाए, 10 मेरा फ्लोट में हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
फ्लोट, ठीक है, एंड रन कोड। जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पर अब मेरा आंसर आ रहा है 3.3333। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका टाइप ही चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारे टाइप कन्वर्जन होता है हमारी C++ में। अब आती है बात क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका ये एक्सप्रेशन है, ये पूरा इसका आउटपुट बताना है। देखो बूलियन की वैल्यू के साथ आप कुछ भी लिखो जीरो के अलावा, वो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे तो हमारा 1 हो जाएगा, और ये +2 है तो यहाँ पे आंसर आपका 3 आएगा। कहने का मतलब है कि आप इसमें टाइप कन्वर्जन कर रहे हो और बूल लिख रहे हो, बूल मतलब बूलियन, ठीक है, बूल, और इस बूल को लिख रहे हो आप 3 और फिर यहाँ पर कर रहे हो +2, ठीक है, सेव, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको रन। तो आपका आंसर 5 नहीं 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर 3 आया। 5 ऐसे आता, अगर आप सोच रहे हो कि 5 आता तो आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो, उस बूल का कुछ यूज ही नहीं कर रहे हो, तो टाइप कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है ना, ये चीज। अब ये जो है ये कैसे आपका आ सकता है, देखो यहाँ पे ये है, ये फ्लोटिंग हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया, ये हमारा कैरेक्टर हो गया। ये तो इम्प्लिसिट है, क्योंकि ये तो खुद से ही लिखा हुआ है, हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके नीचे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसमें हमें कुछ देना ही नहीं है, इसमें कुछ हमें टाइम कन्वर्जन करने के लिए कहा ही नहीं है। इसमें हम इंटीजर वगैरह में करके इनको हम ठीक कर सकते हैं। सेव, एंड यहाँ पे अब हमें इसका आंसर देखना है कि क्या आएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आंसर आया 90.5। 90.5 कैसे आया, ये देखो फ्लोट में आया। सबसे बड़ा क्या है इसमें, फ्लोट, तो फ्लोट में आंसर आया। इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके ये वाला ए की वैल्यू जो है वो प्लस की, एंड आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब ऑपरेटर्स की बारी आ गई है। जिस चैप्टर का नाम ही ऑपरेटर्स है, वो ऑपरेटर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। सिंबल्स दैट टेल कंपाइलर टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, जैसे कि A+B है, ये पूरा एक क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है। A एंड B आर ऑपरेटर। A एंड B क्या है, ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर रखा है, ऑपरेंड है ये हमारे, ऑपरेंड, ठीक है। उसके बाद ये दोनों तो हमारे ऑपरेंड हो गए, जो मतलब नंबर्स होते हैं कुछ भी होते हैं उनको ऑपरेंड्स बोला जाता है। प्लस या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो हमारा ऑपरेटर होता है मेन, और ये पूरा एक्सप्रेशन हो ही गया। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑपरेटर के, अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे होंगे, बिटवाइज को हम बाद में जब बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी हम ये 4 सीखेंगे, अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अरिथमेटिक में आपके 2 टाइप के अरिथमेटिक होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और आपका मॉड्यूलो, ठीक है। एंड जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो 2 होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में होता है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में होता है प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अब, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो हम इनको अपने आप ही एग्जाम्पल से पढ़ रहे होंगे। बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहले एडिशन वगैरह वाले समझते हैं। तो एडिशन क्या होता है, आप ऐड कर दो। डिवीजन क्या होता है, आप डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सी आउट ए, ऐसे तो नहीं है लिखना, स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है। A+B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये लगा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दे रहे हैं हम A+B। तो A की और B की कुछ वैल्यू देनी भी होगी, वरना तो ये एरर बताएगा। तो A की वैल्यू दे रहे हैं इंट A इज इक्वल्स टू 10 एंड इंट B इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हमने ये चीज यहाँ पर दे दी, एंड यहाँ पे और भी सारी चीजें ठीक हो गई। तो ये सारे हमारे ये प्लस हो गया, यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, यहाँ पे हम ये कर देंगे 4 5 है, ये 5 ऑपरेटर है हमारे, इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन ही तो चेंज करना है, ये हमारा हो गया माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस को लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे हमारा एक हो जाता है डिवाइड। आपने डिवाइड तक तो सबने सुना होगा, ठीक है, जिसने मैथ भी नहीं करी उसने सुना होगा। मॉड्यूलो सुना है, किसी किसी ने नहीं सुना होगा, किसी किसी ने सुना होगा। तो मॉड्यूलो हम परसेंटेज को बोलते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज हमारा क्या करेगा,
ये रिमाइंडर को लाता है। जैसे कि मान लो a की वैल्यू है हमारी 10 और b की 20, 10 टू जा 20, तो ये हमारा कट गया, इसका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो इसका आंसर 0 आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो ही हमारा आंसर होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको रन कर लेते हैं एंड एक बार चेक करते हैं। देखो 30 आ गया, ये -10 आ गया, 200 आ गया, ये 0 आ गया एंड ये 10 आ गया। सॉरी डिवाइड, ओके ये हमारा 0 आ गया और यहाँ पे 10 क्यों आया हमारा, ये देख लेते हैं एक बार, है ना। मॉड्यूलो ए की वैल्यू एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ए की वैल्यू है 10 और ये है 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं पहले, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे हमारी आ गई वैल्यू 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते हैं 20 की 10 से, ओके इसको रफ कर लेते हैं। देखो थोड़ी सी वैल्यूज में दिक्कत हो गई है। यहाँ पे हमारा आया 0, मतलब डिवाइड में तो यहाँ पे हमारा लिख दिया कि ये तो 0 आ गया, और मॉड्यूलर में हमारा 10 लिख दिया जिसका कोई मुझे मतलब ही नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। सेव एंड यहाँ पे अब इसको रन करते हैं। सो मैंने इसको रन किया और यहाँ पे जाके चेक किया तो देखो अब ठीक आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1, थोड़ी वैल्यू में गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 0 आया वो रिमाइंडर है, यहाँ पे जो आंसर आया वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आती है, यहाँ पे माइनस करके आता है, यहाँ पे हमारा प्लस करके आता है। 20 20 40, 20 - 20 0, 20 into 20 400, 20 divide 21 एंड 20 मॉड्यूलो b, सॉरी 20 मॉड्यूलो 20 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए। अब यूनरी के बारे में पढ़ते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। प्री इंक्रीमेंट ऐसे लिखा जाता है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट हो जाता है फिर जाके हमारी वैल्यू दिखाई देती है, तो ए, ठीक है। डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें होता है पहले आपकी वैल्यू यूज हो जाती है देन चेंज होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर आए, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ, हटा देती हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे कर रही हूँ सी आउट, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, सी आउट, एंड यहाँ पे मैं ए को प्लस प्लस कर रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड लाइन कर देती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे सी आउट कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ, एंड लाइन। तो आप क्या सोच रहे हो कि आपके पास क्या प्रिंट होके आएगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो यहाँ पे वैल्यू आई 20 और फिर आई 21, ये क्या मतलब हुआ भाई कि पहले 20 आई फिर 21, पहले हमारी वैल्यू ए की 20 थी, यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस प्लस किया हमने, फिर भी हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पहले यहाँ पे हमें आके 20 ही दिखा, ठीक है। जैसे कि ये वाली लाइन को मैं हटा दूं और यहाँ पे सेव करूं एंड यहाँ पे जाके इसको करूं रन, ठीक है। जैसे ही हमने रन किया मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अभी तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, ओके सी आउट डज नॉट नेम अ टाइप। अभी एक बार रन करते हैं दोबारा, और यहाँ पे जाके देखते हैं, ओके मेरे पास 20 प्रिंट होके आया, जबकि मैंने ए में प्लस प्लस कर दिया, तो 1 प्लस होके आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था, नहीं। अगर ए और प्लस प्लस बाद में है तो पहले जो वैल्यू है वो आती है, उसके बाद उसमें 1 प्लस होता है, तो पहले ये वाली ही वैल्यू यूज होती है। तो यहाँ पे 20 लिख के आ गया, अब उसमें +1 बाद में होगा। अगर हम इसके आगे अब ए प्रिंट करवाएंगे तब मेरे पास 21 प्रिंट होके आएगा। और यहीं पर अगर मैं प्लस प्लस ए कर देती, अगर यहीं पर मैं प्लस प्लस ए कर देती तो मेरे पास 21 ही प्रिंट होके आता, क्योंकि पहले हमारी वैल्यू चेंज हुई है देन वो लिखी गई है। तो पहले चेंज ही हो गई, पहले ही वो चेंज हो गई फिर लिखी गई है। तो यहाँ पे होता है कि फर्स्ट चेंज एंड यहाँ पे लिख दो, एंड यहाँ पे पहले लिख दो और फिर चेंज कर दो, वो होता है ए प्लस प्लस में, ठीक है। फिर आती है डिक्रीमेंट की बात। अब हम माइनस करना चाहते हैं, मैंने लिख दिया ए और माइनस माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 19 आनी चाहिए आपके हिसाब से, तो पर मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 20 ही। 20 क्यों आया, पहले ये चेंज नहीं करता कुछ भी, पहले कहता है मेरे ए को प्रिंट करवा दो, उसके बाद मैं चेंज होऊंगा। तो अब जब आप ए को प्रिंट करोगे तो अब ये कहेगा कि यहाँ पे काम करो, अब मेरी वैल्यू को प्रिंट कर दो ए को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी आउट, ठीक है, सी आउट, एंड यहाँ पे मैं अपने ए को प्रिंट करवा रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड लाइन एंड यहाँ पे सेव। ठीक है, ये सेव हो गया हमारा एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ अपना रन। ठीक है, जैसे ही हमने इसको रन किया यहाँ पर जाकर एंड चेक किया तो यहाँ पे अब पहले 20 आया और फिर 19 आया। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है। तो ऐसे हमारा डिक्रीमेंट होता है। और अगर हम इसको ऐसे कर देते प्री डिक्रीमेंट तो पहले हमारे पास चेंज होके आ जाती वैल्यू दोनों जगह, अब हमारा 19 आ रहा होगा। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में ये होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। अच्छे से क्यों समझना है? क्योंकि जब आप करते हो इनको यूज तो आप विचल जाते हो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मैं भी विचल जाती थी, अब तो मुझे बहुत इजी लगता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना कॉन्सेप्ट को। अगर इस कॉन्सेप्ट में टाइम लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी जितना टाइम लगाना है लगा लो। ड्राई रन करके देखो। ड्राई रन क्या होता है? कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, और यहाँ पे करना शुरू करो। कैसे शुरू करो? अगर ये है और वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 है तो क्या होगा? 5 लिख के आ जाएगा पहले तो, क्योंकि ए दे रखा है, फिर उसमें 1 प्लस होगा, फिर 6 लिख के आएगा। तो ये चीजें आपको ऐसे करके सोचनी है जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सोचना। देखो कितना अच्छा लगेगा कि हम खुद से चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यूनरी ऑपरेटर समझ लिया, बाइनरी ऑपरेटर समझ लिया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? हमारा इजिकल टू मतलब इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल्स टू। अब इक्वल टू तो आपको पता ही है कि इक्वल मतलब कोई चीज इक्वल हो ना, इक्वल टू ही मानी जाती है। यहाँ पे देखो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ए इक्वल है बी के, तो हमने ये चीज लिख दी कि क्या ए इक्वल है बी के। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया एंड यहाँ पे चेक किया तो मेरे पास क्या लिख के आया? कुछ भी लिख के नहीं आया अभी तो। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लिख के आई क्योंकि इसको सेव ही नहीं किया। तो सेव पहले करना होता है ना, देन इसको हमने किया रन एंड नीचे जाके देखा तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आई? 2020 आई। 2020 क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे एक बार इसको हटा देती हूँ, देन सेव एंड यहाँ पे अब हम कर देते हैं इसको रन कोड। ठीक है, जैसे ही रन किया यहाँ पर अभी हमारे पास 20 प्रिंट होके आया। हमने कहा कि a इक्वल्स टू बी क्या, तो इसका सीधा 20 लिख के दे दिया। हम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगा लेते हैं एंड सेव। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ रन कोड। यहाँ पे जाके देखा तो अब मेरे पास 1 प्रिंट होके आया। अगर वैल्यू होती है ट्रू की सही है तो 1 प्रिंट होता है, और अगर वैल्यू होती है फॉल्स तो 0 प्रिंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10, क्या 20 10 के इक्वल्स है? नहीं है, तो हमारे पास अब 0 प्रिंट होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अब हमारे पास 0 प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो इजिकल टू तो ये होता है हमारा। प्लस इक्वल टू क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ a इजिकल्स टू a प्लस 1। ठीक है, या फिर a प्लस b कर सकते हैं, a प्लस 1 कर देती हूँ अभी। ठीक है, ये चीज कर दी मैंने एंड सेव। यहाँ पे क्या होगा, या फिर a प्लस b कर देती हूँ मैं। ठीक है, एंड इजिकल्स टू सेव एंड यहाँ पे जाके चेक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक किया, रन किया तो यहाँ पे आ गया 21, 30 आ गया। 30 क्यों आया? यहाँ पे हमने कहा a प्लस बी। a प्लस बी क्या होता है? 30 होता है, और वो वैल्यू हमने a में डाल दी तो a की वैल्यू हमारे पास 30 हो गई। हम चाहते हैं सीधा करे a प्लस इक्वल्स टू बी। हम सीधा यही तो काम कर रहे हैं, वहां पे भी यही कर रहे थे और यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, तो सेम काम वही होगा। यहाँ पे एक बार रन करते हैं, हमारे पास 30 ही प्रिंट होके आएगा। बस हमने इसको और ज्यादा शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, ए के अंदर हमने क्या किया? प्लस कर दिया बी को और इक्वल्स टू कर दिया। ठीक है, ऐसे आप माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो सब चीज कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर माने जाते हैं वे। ठीक है, डबल इक्वल्स टू मैंने आपको बता दिया, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स में होता है वैसे जब कंपेयर करने की बात आती है। अब इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं कि मान लो मुझे चेक करना है कि क्या ए बी से बड़ा है, तो ऐसे करके हम कंपेयर करते हैं, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसको कर देती हूँ अपना सेव एंड यहाँ पे जाके मैं इसको कर देती हूँ रन कोड। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रन किया और यहाँ पे चेक किया कि क्या आया? 1। 1 मतलब ट्रू। ए बी से बड़ा है तो वो तो बड़ा है ही, 20 है बी से तो बड़ा है ही। तो ऐसे करके हम चेक करते हैं क्या हमारा बड़ा और इक्वल्स टू भी है, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ये छोटे के लिए होता है, ये डबल इक्वल्स टू के लिए होता है कि हमने अभी चेक किया था कि डबल इक्वल्स टू करके एक जैसे इक्वल है या नहीं है, वो चीज एंड इक्वल्स टू होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो,
हमने चेक किया कि ए बी से बड़ा है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा होता है तो ठीक है। हम एक चीज और यहाँ पे चेक करते हैं। चलो ए तो बी से बड़ा है ही, और अब हम चेक करते हैं कि क्या बी सी से, यहाँ पे एक सी और बना लेती हूँ मैं, इंट सी इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, सेम कर दिया मैंने, एंड सी। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ क्या बी सी से बड़ा है, ठीक है। तो दो कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी और एंड एंड यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, देन इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। सेमीकोलन, देन इसको हम यहाँ पर कर देते हैं सेव, एंड यहाँ पे जाके इसको मैं कर देती हूँ रन, ठीक है। मैंने यहाँ पर रन कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट होके आया। अब 1 क्यों प्रिंट होके आया, यहाँ पे आया ए बी से बड़ा है, बिल्कुल है। बी सी से छोटा है, यहाँ पे बी सी से छोटा है। अब ये बी क्या है, बी ये है 10, क्या सी से छोटा है, बी है, तो दोनों हमारे ट्रू हो गए, तो हमारा आंसर भी ट्रू आ गया। तो ये जो एंड की टेबल होती है, एक एंड की टेबल होती है, एक और की टेबल होती है। अगर मैं यहीं पर और लगा देती, और का साइन ये वाला होता है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर और लगा देती और इसको चेक करती, तो मेरे पास क्या आता, 1 ही आता, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमारा आंसर ट्रू आया। अगर मेरी कंडीशन एक, मान लो ये वाली मैंने फर्स्ट वाली ही फॉल्स कर दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको चेक किया, और वाली कंडीशन चल रही है, तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू। इसमें क्या होता है, पहले ये वाली कंडीशन चेक हुई, ये वाली सच नहीं हुई, हमने आगे जाके चेक किया, ये वाली सच होगी, तो इसमें अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाता है। अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एंड एंड लगा देती हूँ, ठीक है, और फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इसमें एंड एंड में क्या होता है कि अगर हमारी एक शुरू वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो 0, ठीक है। तो ये हमारी एंड एंड कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे टेबल बना देते हैं, ये हमारी एंड एंड वाली टेबल मैं बना रही हूँ, आप इसको अभी नोट कर लेना, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी, ठीक है। मैं इसको रब कर दूंगी, एंड यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि अगर हमारी कंडीशन शुरू में ही ट्रू हो जाती है तो हमारा क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू है तो दोनों ट्रू हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये टेबल, यहाँ से मत लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा गंदा लिखा जा रहा है, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंड टेबल, ठीक है। ये वाली टेबल हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी C++, वैसे ऐसा नहीं होता, सब में सेम ही टेबल्स होती हैं ये, बट मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये होती है राइट टू राइट, ओके, एंड और ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++। तो यहाँ पे जाके टेबल नहीं है क्या कहीं पे भी, एक काम करूंगी, टेबल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। टेबल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से ही मिलेगी। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक भी कंडीशन शुरू में यहाँ पे जाके चेक करी कि ट्रू है, और वो सॉरी फॉल्स है, तो आपका आंसर फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। फिर यहाँ पर हम चलते हैं, और नोट क्या होता है, हाँ, नोट उल्टा काम कर देता है, मतलब उल्टा काम कर देता है, मतलब कि हमने जैसे कि लिखा है यहाँ पर, ये रहा, ये क्या है, यहाँ पर ए बी से जो भी है ये फॉल्स कंडीशन है, और इसके आगे मैं नोट लगा दूं, अगर ऐसे करके इसके आगे मैं नोट लगा दूं, तो ये उल्टी कर देगा इस कंडीशन को। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, इसकी फॉल्स है तो यहाँ पे ये ट्रू कर देगा, ठीक है। तो नोट ये वाला काम करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ये हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, जो आपके होमवर्क में काम आएंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो आपको मैं पढ़ा दूंगी, जब C++ पूरी हो जाएगी उसके एंड में आपको सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप पढ़ लेना और इनको कर लेना। और हाँ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में आपको पढ़कर आना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, उसी से रिलेटेड अधिकतर ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे। तो एक चीज आगे बढ़ के चलते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया, इसमें हम इतना ही कवर करेंगे। तो आपका सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। इस चैप्टर में कुछ इतना खास नहीं था, बस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो चीजें हमने पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो होने वाली है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपके इफ एल्स वगैरह आएंगे, जिसमें आप लॉजिक बिल्डिंग करना सीखते हो। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को भी अच्छे से पढ़ लेना। तो आज का काम इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।